चलिए सर, तो आज हम लोग लास्ट क्लास का कंटिन्यू करके स्टार्ट करते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। नाउ अगर हम लोग स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का बात कर रहे हैं सर, ये हम लोगों का दिया है बाय द साइंटिस्ट नोन एज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। So this is given by the scientist known as Alexander von Humboldt. Now, if we are talking about this, he observed that within a region, species richness increases with increasing area of study। तो उसने क्या देखा कि एक रीजन के अंदर जो स्पीसीज रिचनेस है वो बढ़ता है सर। कैसे? अगर आप एरिया ऑफ स्टडी को बढ़ाते हैं सर, बट ओनली अप टू आ लिमिट, सिर्फ एक लिमिट तक सर। उसके बाद क्या हो जाता है सर? आफ्टर विच और आफ्टर दिस द स्पीसीज रिचनेस बिकम्स स्टेबल। ठीक है, उसका बाद स्पीसीज रिचनेस क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है, सो द ग्राफ will be your rectangular hyperbola. As a result, the graph will be rectangular hyperbola. Now, let us see the graph first, फिर उसके बारे में कुछ आगे कमेंट करेंगे। तो अगर हम ग्राफ को बेसिकली देख रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं सर? जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का हम लोगों को देखने को मिलेगा। कैसा? तो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, that your graph will start from somewhere here, it will go on increasing, after some time it will become parallel to the particular area। तो आप एरिया आप जितना भी बढ़ाते रहिए इस डायरेक्शन में, जो स्पीसीज रिचनेस है सर आपका और नहीं बढ़ेगा। सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ विच वी गेट सर। और जब इसी ग्राफ का लॉग वैल्यू लिया जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं? कुछ इस तरीके का लाइन हम लोगों को देखने को मिलता है, विच इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ बनता कैसे सर? तो हम लोग क्या देखते हैं कि स्पीसीज रिचनेस को, हम लोग का जो स्पीसीज रिचनेस है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वी कैलकुलेट बाय अ फॉर्मूला कॉल्ड C(a)⁻z। व्हाट इज S हियर? तो S बेसिकली डिफाइंस योर स्पीसीज richness. Okay, if you see C, it is our y intercept. The A basically here is for the area, and the Z which is here is called the slope of line. अब जब इसी चीज का आप log लेते हो, इस फॉर्मूला का आप log लेते हो, तो ये बन जाता है log S is equal to log C plus Z log A, which basically give us straight line। अभी एक चीज को समझिए सर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सर। अगर हम लोग असम का बात करें एंड वी स्टार्ट फ्रॉम गुवाहाटी एंड वी ट्राई टू सर्च फॉर योर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हियर। फॉर एग्जाम्पल वी might get 100 type of species. We go big, we include the area of this Bahata Charali Darang district. We go this side, we include another some areas nearby which are present sir. Okay, what will happen? The number of species will increase, but one time will come when you increase the population to entire Assam. What will happen? The species richness will go flat. This is what which happens during the particular study of species richness in a particular area. Initially it rises and then it becomes flat. लिख लीजिए अब इसको। तो देखिए हमने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए इस एरिया से मैंने स्टार्ट किया
और अभी स्पीसीज रिचनेस कुछ यहाँ पर था, मान लीजिए वैल्यू इज 5, जस्ट एन एजम्पशन। जैसे मैं एरिया बढ़ाऊंगा वैसे वैसे धीरे धीरे जो स्पीसीज रिचनेस है एरिया के साथ बढ़ते रहेगा। कब तक बढ़ेगा? टिल अ मैक्सिमम लिमिट, आफ्टर विच जो रिचनेस है वो स्टेबल हो जाता है और इंक्रीज नहीं करता आप जितना भी एरिया बढ़ाते रहेंगे। ओके, और ये जो लाइन है ये बेसिकली कौन सा पार्टिकुलर फॉर्मूला के लिए है? S इक्वल टू CAZ के लिए। बट व्हेन यू टॉक अबाउट, व्हेन यू टेक अ log of this particular value, what do you see? You see a straight line, and this is for your log S is equal to log C plus Z log A। ठीक है, तो इस तरीके का हम लोगों को ग्राफ देखने को मिलता है। क्या हो रहा है? जैसे जैसे एरिया ऑफ स्टडी बढ़ रहा है वैसे वैसे जो आपका स्पीसीज रिचनेस है वो बढ़ते जा रहा है, अनटिल अनलेस आप एक स्टेबल अमाउंट के पास ना पहुंच जाओ। क्लियर है बाबू? ठीक है, ओके सर। तो जो जेड टर्म था जिसके लिए हमने अपने बोला था कि ये किसको डिफाइन कर रहा है? स्लोप ऑफ लाइन को डिफाइन कर रहा है। इसका वैल्यू जो रहता है सर वो जनरली रहता है कितना? 0.1 टू 0.2 के बराबर। बट हम लोग क्या देखते हैं सर कि फॉर लार्ज कॉन्टिनेंट ये जो पार्टिकुलर वैल्यू है सर ये चेंज हो सकता है कहां तक? 0.6 से 1.2 तक। ओके, दिस वैल्यू डिफर। सो यहां पर किसके लिए ये वैल्यू जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर रहे हो फ्रूगीवोरस बर्ड का, व्हाट इज दिस फ्रूगीवोरस बर्ड? फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। या फिर आप बात कर रहे हैं किसका? मैमल्स का। कहां पर? इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब अगर हम इसका बात कर रहे हैं सर, हमें पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा होता है, तो ये जो वैल्यू है ये पहुंच जाता है 1.15 के बराबर सर। ओके, तो ये चीज हम लोगों को याद रखना है। एक क्वेश्चन है या एक स्टेटमेंट है, मान लीजिए आपका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूछा हुआ है मतलब क्या है इस लाइन का। एनसीईआरटी पूछता है कि सर स्टीपर स्लोप मींस व्हाट? तो स्टीपर स्लोप मींस मोर स्पीसीज रिचनेस। तो जितना ज्यादा आपका स्टीपर स्लोप होगा सर उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा सर? स्पीसीज का रिचनेस होगा सर। और जितना ज्यादा आपका स्पीसीज रिचनेस होगा, the more is your species richness, the more stable is an ecosystem। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सर कि जो आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो हम लोगों का वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कहलाता है सर। ठीक है सर, क्लियर है सर इस चीज को कि आपका जितना ज्यादा स्पीसीज रिचनेस होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा इकोसिस्टम। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। यस सर। सर तो एक चीज समझिए सर, ऐसा क्यों है सर? तो क्योंकि चॉइसेस ऑफ ईटिंग बढ़ जाता है, आपका फूड चेन बेटर हो जाता है, फूड वेब बेटर हो जाता है सर। वैसे ही हम लोग एक बात करेंगे सर, एक साइंटिस्ट है उनका नाम है डेविड टिलमैन। अब इन्होंने क्या देखा सर? ही फाउंड दैट एरिया विथ मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी, हमने पढ़ा है स्पीसीज डाइवर्सिटी और स्पीसीज रिचनेस दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, शोज लेस वेरिएशन इन टोटल बायोमास। बेसिकली मतलब है कि उनका जो एरिया है वहां का बायोमास जो होगा वो क्या होगा? अ बिट ऑफ स्टेबल होगा सर। क्यों? क्योंकि वो आपका इकोसिस्टम स्टेबल है। तो अगर आपका कोई इकोसिस्टम स्टेबल नहीं है तो क्या होता है? वो गिरेगा भी फ्लक्चुएट ज्यादा होके, उठेगा फिर गिरेगा। ठीक है, तो बायोमास में चेंज आते रहेगा। बट क्योंकि इकोसिस्टम स्टेबल है तो वहां का बायोमास भी स्टेबल
रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके सर, लिख लीजिए इसको। हमने अभी अभी एक स्टेटमेंट यूज किया जो क्या है कि आपका जैसे जैसे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या एक इकोसिस्टम वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसा क्यों है, उस चीज़ को समझाने के लिए एक हाइपोथेसिस दिया बाय द पार्टिकुलर साइंटिस्ट नोन एज योर पॉल एलरिच। सो पॉल एलरिच, to explain this why the particular diversity is important, species richness is important for the stability of the ecosystem, he gave a particular hypothesis, Ehrlich, and the hypothesis is Rivet-Popper hypothesis. पहले तो इसी का मतलब समझ लेते हैं सर, रिवेट एंड पॉपर क्या होता है सर। तो रिवेट एंड पॉपर क्या है सर, जो स्क्रू और उसका नट होता है ना सर, उसी को बोलते हैं सर रिवेट एंड पॉपर। तो उसने क्या बोला कि हम लोगों का जो एक इकोसिस्टम है, दिस इकोसिस्टम यू टेक इट एज अ एरोप्लेन। ठीक है, इस इकोसिस्टम को आप कैसे लीजिए, एक एरोप्लेन की तरह लीजिए। और उस इकोसिस्टम में जो स्पीसीज है इनको आप लीजिए किस तरीके से, रिवेट एंड पॉपर की तरह। अब देखिए समझिए, अगर आप सिंगल रिवेट एंड पॉपर को रिमूव करें, इज रिमूव्ड। अगर एक सिंगल रिवेट और पॉपर रिमूव होगा तो एरोप्लेन पे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओके, इज रिमूव्ड, सो एरोप्लेन विल नॉट गेट दैट मच ऑफ इफेक्ट। सेम वे एक सिंगल स्पीसीज का गायब होने से इतना ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं दिखता। तो इकोलॉजिकल और या इकोसिस्टम इज नॉट अफेक्टेड अलॉट। ठीक है, उसमें ज्यादा हम लोग को अफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। बट जैसे जैसे आप ये रिवेट एंड पॉपर को रिमूव करोगे और यू रिमूव मेनी रिवेट एंड पॉपर, व्हाट विल हैपन, द इकोसिस्टम विल कोलैप्स। अब ज्यादा इकोसिस्टम, और वी here in the terms of aeroplane, if we are talking about aeroplane, will collapse. तो सेम वे में आप जैसे स्पीसीज का बात करते हो सर, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक सिंगल स्पीसीज के रिमूवल से, हम लोग यहाँ स्पीसीज लिख देते हैं कि इतना कुछ अफेक्ट नहीं पड़ने वाला। पर जैसे ही आपका बहुत सारा स्पीसीज रिमूव कर दिया जाएगा तो हम लोगों का अफेक्ट पड़ेगा सर। ठीक है, अब एक और चीज को समझते हैं सर। तो यहां पर एक चीज उसने डिस्कस कर दिया कि एज यू इंक्रीज रिमूवल ऑफ मोर नंबर ऑफ स्पीसीज विल अफेक्ट द इकोसिस्टम। बट जो आपका प्लेन चलाते हैं, ठीक है, तो उसका जो आपका पार्टिकुलर, आप क्या बोले उसको, क्या वर्ड से यूज करते हैं, जो होल्ड करता है पूरे के प्लेन को ऊपर नीचे लेके जाने में या डायरेक्शन चेंज करने में, हम लोगों का जो होल्ड करता है, जस्ट लाइक योर स्टेयरिंग इन केस ऑफ योर कार। तो जो एरोप्लेन का स्टेयरिंग है सर, अगर हम उस टर्म में ले, प्रॉपर टर्म क्या है मालूम नहीं, अगर उसमें जो स्क्रूज को कनेक्ट कर रहा है आप उसको हटा दो, ओके, तो क्या एरोप्लेन को चला पाओगे? नहीं चला पाएंगे सर। ऑब्वियस सा बात है, वो क्रैश हो जाएगा, राइट? होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो ऐसे स्पीसीज को हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। तो वो जो रिवर और पॉपर है, रिवेट एंड पॉपर है, वो क्या है, कीस्टोन स्पीसीज है। तो इफ कीस्टोन स्पीसीज इज रिमूव्ड, इट इज ऑल्दो अ सिंगल स्पीसीज, अगर ये रिमूव होगा द एंटायर इकोसिस्टम विल कोलैप्स। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकुलर स्पीसीज है वो एक से ज्यादा चीजों को अफेक्ट करेगा। Now let us talk about keystone species. Can we have an example? Yes, elephant. The elephant is a keystone species. क्यों? क्योंकि जब वो किसी एरिया से जाता है तो पहली बात है रास्ता बनाते हुए जाता है, पेड़ों को तोड़ते हुए जाता है, जिसकी वजह से दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को फूड मिलता है। ठीक है, सो इट ड्रास्टिकली चेंज एंटायर इकोसिस्टम, a keystone species. So if you remove that, the entire ecosystem will collapse. Clear है बाबू? हाँ सर। ओके, लिख लीजिए। देखिए, नेक्स्ट थिंग जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
ना लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का अगर हम बात करें तो जो डाटा है वो देता IUCN, और IUCN का अगर हम रेड लिस्ट देखें ऑफ 2004 विच इज देयर इन NCERT ऑल्सो, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है क्या सर कि देयर आर टोटल 784 स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हुए, गॉट एक्सटिंक्ट। और ये जो 784 स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हुए हैं, इसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं सर, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं सर, 87 प्लांट्स हैं सर जो एक्सटिंक्ट हुए हैं सर। और ये कब हुआ है सर? इन लास्ट 500 ईयर्स। ठीक है सर, एग्जाम्पल दिए हैं सर कुछ हम लोग के NCERT में जो हमको याद रखने हैं सर जो एक्सटिंक्ट हुए रिसेंटली। वन इज डोडो। ओके, सो डोडो इज अ बर्ड विच इज एक्सटिंक्टेड फ्रॉम मॉरिशियस, मोस्टली बर्ड ही था क्या? हाँ, चेक कर लेंगे एक बार। देन यू हैव क्वागा, it was from Africa. Then we have thylacine, which was from Australia. Then we have Steelers sea cow, which is from Russia. उसके बाद 3 subspecies of tiger were extinct, and these 3 were extinct are Bali, Javan and Caspian. ओके, ये हम लोग के एक्सटिंक्ट हुए हैं। बट सरप्राइजिंगली एक चीज देखिए सर, ये 500 ईयर्स का डाटा है, और अगर मैं लास्ट 20 ईयर्स का बात करूं, दिस इज टिल 2004, ओके, 20 ईयर्स का बात करें तो 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं सर। तो जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है वो इंक्रीज हुआ है कंपेरेटिवली पहले से सर। ठीक है, लिख लीजिए सर। अभी तक जिनका बात किया ये सर हमारे एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं सर। अब अगर हम बात करें सर तो 15,500 स्पीसीज आर इन थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, ये जो पार्टिकुलर स्पीसीज है ये ऑन थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है सर, एंडेंजर्ड स्पीसीज है सर। तो इसमें 31% का अगर हम बात करें सर, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 31% आर जिम्नोस्पर्म, ऑल्दो वी नो जिम्नोस्पर्म आर लिमिटेड in your particular habitats. So just imagine if 31% are going to get extinct, 12% birds, 23% mammals are on the verge of extinction. We have 32% of amphibians which are on the verge of extinction, in the threat of extinction. But we need to understand one thing. Is it the first time this thing is happening? So we come to know that during your last 3 billion years, हम लोगों ने टोटल 5 एपिसोड्स देखे हैं सर एक्सटिंक्शन के। 5 एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन, ऑफ मास एक्सटिंक्शन हैव टेकन प्लेस, वन ऑफ विच इज द वन एसोसिएटेड विथ योर डायनासोरस सर। ठीक है, जिसपे बहुत सारा मूवीज देखा होगा तुम लोगों ने। अब जो अभी का टाइम चल रहा है सर, अभी हम लोग देख रहे हैं आपका 6th एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन। और मैं अगर ये 6th एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन का बात करूं, सरप्राइजिंगली ये 100 to 1000 टाइम फास्टर है एज कंपेयर टू लास्ट एक्सटिंक्शन, फास्टर देन लास्ट एक्सटिंक्शंस। मीन्स अभी जो पार्टिकुलर एक्सटिंक्शन है वो मच फास्टर रेट में चल रहा है एज कंपेयर टू द ओल्डन टाइम। एंड सर इट इज बिलीव्ड दैट, ये माना जाता है सर कि हम लोगों का जो एक्सटिंक्शन है वो इस स्पीड में है कि लाइक बहुत सारा स्पीसीज जो हम लोगों ने आज तक पढ़ा भी नहीं है, जिनके बारे में हमने जाना भी नहीं है, वो बिना पढ़े ही गायब हो जाएंगे सर। एंड एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं सर, जो अर्थ था पहले, इसमें 14% ऑफ जो एरिया था अर्थ का,
यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ करता था सर। आज के डेट में हम लोगों का सिर्फ 6% ऑफ एरिया बचा हुआ है जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड इफ यू रिमेंबर, वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज अमेज़न, एंड वो आपका ऑक्सीजन सप्लाई करता है सर टू एंटायर अर्थ। द अमेज़न itself is responsible for providing 20% of the total oxygen which is used on earth, sir. So let us see what are the causes of this particular biodiversity loss. तो इसमें सबसे पहला रीजन तो हम लोगों का हैबिटेट ही है सर, हैबिटेट लॉस, जिसका एग्जांपल का भी हमने बात किया सर कि इंडिया यूज्ड टू कवर 14%, इंडिया आई एम सेइंग सॉरी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यूज्ड टू कवर 40% of total earth was covered by tropical rainforest. How much we have now? We have only 6% left. ठीक है, अब वो 6% लैंड कवर करता है सर। लेफ्ट लिखना ठीक नहीं होगा, 6% लैंड ऑफ अर्थ। और सर ये डाटा कब का है सर? ये 2004 का डाटा है सर। ये तो एनसीईआरटी में लिखा है कि सर बाय द एंड यू विल फिनिश टू स्टडी दिस चैप्टर, यू विल लूज अनदर 1000 हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट will be lost while we study this chapter. तो सोचिए सर, हम लोगों का कितना फास्ट चल रहा है आपका रेट ऑफ एक्सटिंक्शन सर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अमेज़न रेन फॉरेस्ट सर। सर अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% of the oxygen which is given to earth. We have just discussed that thing. तो सोचिए सर, अगर ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट हम लोगों का डिस्ट्रॉय हो जाता है सर, तो उससे क्या अफेक्ट हम लोगों का पड़ने वाला है टोटल अर्थ के ऊपर। इट्स नॉट ओनली अबाउट द पीपल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री हु विल बी अफेक्टेड सर। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू सी इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नाउ अगर मैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन का बात करूं तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हमको पता ही है सर। खाने के लिए आपका पार्टिकुलर लैंड एक्विजिशन के लिए, आपका पार्टिकुलर इसको क्या बोलते हैं, आपका प्लांट का टिम्बर के लिए, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स के लिए हम लोगों का जो लैंड है, उस फॉरेस्ट है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है सर। और आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो सर ऑब्वियस सा बात है, जो पार्टिकुलर एनिमल्स वहाँ रहेंगे वो भी डिस्ट्रॉय होंगे। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं सर कि हम लोगों का जो पार्टिकुलर हैबिटेट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, आइदर फॉर द नॉर्मल फूड पर्पसेस, आइदर फॉर टिम्बर पर्पस, आइदर फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। हर चीज़ों के लिए इसको डे टू डे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एंड दैट इनडायरेक्टली अफेक्ट द पार्टिकुलर इकोसिस्टम। पर लोग उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं सर, एंड दैट विल क्रिएट अ बिग इशू इन द कमिंग फ्यूचर सर। नाउ the next thing which we're gonna see here is the next heading which will be there is your particular alien species invasion. Now alien species invasion, if we are talking about, because we have to study certain examples here, so we have alien species invasion. So what happens, people will bring certain okay, सुनिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं सर कि हम लोगों का कोई ना कोई प्लांट स्पीसीज माइग्रेट करते हुए या एनिमल स्पीसीज माइग्रेट करते हुए एक एरिया से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, एंड समटाइम इवन वी डू दैट पार्टिकुलर स्पीसीज वी ब्रिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। एग्जाम्पल देखते हैं सर, तो हम लोगों का नाइल पर्च, ठीक है, आपका जो नाइल पर्च है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो लेक विक्टोरिया जो है हम लोगों का, in East Africa, so there is particular, okay sorry,
when they were introduced in East Africa, this Nile perch when introduced in East Africa, इसकी वजह से क्या हुआ हम लोगों का, there was total extinction of 200 species of cichlid fish. The introduction of this Nile perch in Lake of Victoria of East Africa led to the extinction of 200 species were extincted in extincted. अब कौन सा स्पीसीज का बात कर रहे हैं सर, इसको लिखना तो पहले चाहिए था, ऑफ योर चिचलिड फिश. 200 species of cichlid fish were extincted because of the introduction of a single organism, which is your Nile perch. Now talking about other example, we talk about carrot grass. Now carrot grass, also known as Parthenium, is also considered as your particular alien species. We have Lantana, we have EICH, Eichhornia. Now Eichhornia is very interesting sir. Water hyacinth, इसको इंडिया में लाया गया था सर एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट. ठीक है, इट इज ब्रॉट इन इंडिया एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, जो बाद में आपका बहुत सारा स्पीसीज ऑफ फिशेस या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ सर. आप कहीं भी निकल जाओ सर, फ्रॉम अगर आप ये ट्रेन लाइन से जाते हो टू दिस साइड बोगाईगांव साइड, you will find entire water bodies had been covered by this particular single species Eichhornia, due to which many aquatic organisms have been extinct sir. Then we have African catfish, scientific name है sir Clarius garipinus. ठीक है, ये सब हमारे क्या है सर, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर पार्टिकुलर एलियन स्पीसीज. ओके, लिख लीजिए. अगर हम लोग फोर्थ फैक्टर का बात करें सर, इट इज कॉल्ड को एक्सटिंक्शन. सो को एक्सटिंक्शन इज बेसिकली फॉर सिम्बायोटिक relationship or other relationships like other relationship, okay, like your particular, if we are talking about symbiotic relationship or other relationship like in which one organism is dependent ऑन अदर. एग्जाम्पल जैसे देखिए तो कमेंसलिज्म. तो अगर देखिए मान लीजिए आपका कमेंसलिज्म, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, कोई भी एक स्पीसीज को हटा दो दूसरा अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाएगा. अब मान लीजिए ए इज डिपेंडेंट ऑन बी. ठीक है, ए क्या हमारा डिपेंडेंट है बी पे. तो अगर मैं बी को एक्सटिंक्ट करवा दूं तो ए क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका एक्सटिंक्ट हो जाएगा सर. और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, को एक्सटिंक्शन. फॉर एग्जाम्पल एक सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. अगर हम लोग क्या करें सर, आपका फिकस को या फिक को हटा दे तो आपका जो वास्प है वो अपने आप क्या हो जाएगा, वास्प का स्पीसीज गायब हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो वहां पर क्या कर रहा था, एग लेइंग साइट प्रोवाइड कर रहा था. तो इस तरीके से हम लोग को रिलेशनशिप देखने को मिलता है एंड उनकी वजह से को एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है. हमने कोएवोल्यूशन पढ़ा था और ये जस्ट उसका टाइप है सर. अभी देखिए हम लोगों ने ये जो 4 पार्टिकुलर लॉसेस के रीजन पढ़े, इन चारों को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग सर, ऑल दिस फोर कॉजेस टुगेदर इज डिफाइंड एज, इसको हम क्या बोलेंगे सर, द इविल क्वार्टेट, QUARTET. सर इसको कैसे डिफाइन किया जाता है सर, इविल क्वार्टेट बोल के डिफाइन किया जाता है सर. लिख लीजिए बाबू. हम लोग बोलते हैं कि क्यों हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, तो 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं सर जिनको समझना पड़ेगा. 3 डिफरेंट रीजनिंग दिया जाता है सर. पहला रीजनिंग को बोला जाता है नैरोली
यूटिलिटेरियन, ओके, पहले वाले को क्या बोलते हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन। तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, देखिए सर, वी आर गेटिंग डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम देम, फ्रॉम द फॉरेस्ट और द पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। एक एग्जांपल देते हैं सर कि आपका एक गाय है, ठीक है, जिससे आपको दूध मिल रहा है हर दिन, ठीक है, उसको मारने के लिए कोई आएगा तो आप बचाने जाएंगे ना सर। और क्यों बचा रहे हैं सर, क्योंकि उससे आपको डायरेक्ट यूज मिल रहा है सर। आपका एक आम का बागान था जिससे आप आम खा रहे हो, कोई आदमी आम का पेड़ काटने जाएगा तो आप उसको छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे सर। तो वही बात है सर, क्योंकि हमको इनसे डायरेक्ट यूज मिलता है सर। कैसे, एज फूड, ठीक है, कैसे, एज योर फायरवुड, ठीक है, और कैसे देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के थ्रू, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के थ्रू, बहुत सारा चीजें हैं सर जिसमें हम लोगों का आपका हेल्प मिलता है फ्रॉम द पार्टिकुलर इकोसिस्टम। डायरेक्ट हेल्प का बात कर रहे हैं हम सर, क्योंकि हमको डायरेक्ट हेल्प मिल रहा है तो हम उसको बचाएंगे। ये क्या है सर, नैरोली यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, कि क्योंकि हमको डायरेक्ट हेल्प मिल रहा है हम इसको बचाने जा रहे हैं। फिर आया सर क्या, नंबर 2, ब्रॉड यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलता है सर कि देखो सर, डायरेक्ट रोल का ही बात नहीं है, हमको इनडायरेक्ट रोल भी मिल रहा है सर, इनडायरेक्ट प्रॉफिट भी हो रहा है सर। इट सेज दैट बायोडाइवर्सिटी प्ले important role in many or as many ecosystem services ओके, ये हम लोगों को इकोसिस्टम सर्विसेज देता है सर। मतलब क्या है सर इस चीज का, अगर हम सिर्फ अमेजोन फॉरेस्ट का बात करें सर, जो अभी हम लोगों ने बात किया था, अमेजोन फॉरेस्ट basically is providing us what, 20% of total oxygen consumed। तो क्योंकि सर हम लोगों को इनडायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिल रहा है पार्टिकुलर इकोसिस्टम से, सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड प्रोटेक्ट देम, वी शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी ऑफ द थ्रेट विच दे आर फेसिंग। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट दे हैव योर ethical arguments। what is this ethical arguments? तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, every species have their own value। तो हर पार्टिकुलर स्पीसीज का खुद का एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है सर, ठीक है, हर आदमी का जान है हम कहते हैं ना सर, वही चीज सर। तो हम लोग को वो भी एक रीजन है कि हम लोगों का क्या करना चाहिए सर, आपका इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए सर। और एक चौथा चीज और ऐड करना चाहिए सर, क्योंकि अगर आप ये करते हुए एक सेल्फी डालेंगे तो आपको क्या होगा सर, बहुत सारा लाइक्स मिलेगा, व्यूज मिलेगा, तो वो भी एक रीजन बनता है सर इकोसिस्टम को सेव करने का सर। ठीक है सर, आजकल तो आधे से ज्यादा लोग इसीलिए करते हैं। चौथा रीजन क्या लिखेंगे सर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग will play important role in your lifestyle। That is the fourth reason to preserve biodiversity। लिखना है लिख लो, मगर एग्जाम में नहीं आने वाला। क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू नहीं।